हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 21 एंड 22 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। कल ईद थी, इस वजह से ऑफ था, जिस वजह से मैगज़ीन अपडेट नहीं हुई है। तो ये 2 दिन की इकट्ठी है। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द एविएशन मिनिस्टर सेटअप 3 एडवाइजरी ग्रुप्स टू सॉर्ट आउट द सेक्टर चैलेंजेस। फाइन। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी? हमारी ये इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी के जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 एडवाइजरी ग्रुप्स को फॉर्म किया है। एक तो एयरलाइंस के लिए, दूसरा एयरपोर्ट्स के लिए और तीसरा एमआरओ, दैट इज़ द किसी मेंटेनेंस का, रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए। ठीक है। और इन तीनों के जो एडवाइजरी ग्रुप्स हैं, इनको हेड किया जाएगा किसके द्वारा? सिविल एविएशन मिनिस्टर्स के द्वारा। इसके अलावा इसमें कुछ और लोग भी होंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या फिर जो भी कंसर्न इंडस्ट्री के जो भी मेंबर्स हैं वो इनके मेंबर्स होंगे। फाइन। इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ एयरलाइंस, देखो 3 ग्रुप्स हो गए। एक तो ग्रुप ऑफ एयरलाइंस हो गया, ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स हो गया और तीसरा है ग्रुप ऑफ एमआरओ, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड द ओवरऑल। फाइन। तो जो ग्रुप ऑफ एयरलाइंस है, इसका काम क्या होगा? ये क्या करेगा? एडवाइस करेगा किस तरह से हम अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं, या फिर पैसेंजर को हम और अच्छी फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं ड्यूरिंग द एयर ट्रैवल, और कौन से मेथड्स यूज़ करें जिससे हम अपनी एयरलाइंस की सेफगार्डी को या सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, अमंग द अदर थिंग्स। फाइन। तो ग्रुप ऑफ एयरलाइंस का काम ये है। फाइन। ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स का क्या काम है? इसका काम क्या है कि एयरपोर्ट की कैपेसिटी को एनहेंस करना। फाइन। ये एडवाइस करेगा इस मैटर्स में। इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा कैसे अच्छा बना सकते हैं, एयरपोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वहाँ पे हम और ज़्यादा फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं, किस तरह से उन्हें और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकते हैं, या फिर एयरपोर्ट पे जो ट्रैफिक है उनको किस तरह के उनके इश्यूज़ को किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं, एंड द सेपेक्स परफॉर्मेंस ऑफ द एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग टारगेट्स अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। फाइन। इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ एमओरा, दैट इज़ द मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, ये कुछ ऐसे मेजर्स को डिस्कस करेगा कि किस तरह से हम इंडियन करियर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि वो जो ट्रांसपोर्ट करना, लाइक कुछ जैसे शिप के थ्रू, तो शिप्स के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट होता ही आपका माल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो उन सबको मतलब कि चीज़ों में एडवाइस करेगा कि किस तरह से हम अपनी इंडियन कंपनीज़ की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। फाइन। तो ग्रुप फॉर एमआरओ विल डिस्कस मेजर्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन फॉर इंडियन करियर्स इन एयर कार्गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड द प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। फाइन। इसके अलावा जो इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, ये एक हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और माना जा रहा है कि 2024 तक ये 3rd लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि वर्ल्ड में इंडिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो 3rd लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ द एयर पैसेंजर। फाइन। 2024 तक। इसके अलावा अगर फिजिकल ये 2021 की बात देखें तो कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है एयरलाइंस पे, इस सेक्टर पे, जिसकी वजह से आपको पता है क्योंकि इंटरनेशनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स सभी बंद रही हैं, इट बिकम अ मेजर डिसरप्शन फॉर होल सेक्टर, जिसमें एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी बहुत रेस्ट्रिक्ट की गई है, एयर पैसेंजर, फ्री ट्रैफिक, सब में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा हम देख सकते हैं और क्या रिसेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं सो दैट हम अपने इस सेक्टर की और ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। ओपन स्काई सर्विस एग्रीमेंट है, जिसके अंदर ये कि इंडियन एयरलाइंस लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करें। मतलब सिंपल बात है, ओपन स्काई सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है? डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ होता है, जिसमें ये होता है कि हम अगर किसी कंट्री से ऊपर से होकर जा रहे हैं तो वहाँ पे हम एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता होगा बीच में पाकिस्तान ने इंडिया की फ़्लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है। तो एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें हम इंडिया की एयरलाइंस को इंक्लूड करते हैं कि हाँ, हम उस पर्टिकुलर कंट्री को शेयर कर सकते हैं। नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी 2019 है, जिसके अंडर हमें यही था कि हम अपनी एयर कार्गो एफिशिएंसी, कार्गो का मतलब क्या, जो एयर के थ्रू मतलब कि सर्विसेज से जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। पूरे देश के आम नागरिक, इसमें हमें न्यू एयरपोर्ट्स को ऐड करना है। प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर विद, इसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें और उनको हम कह रहे हैं कि आप 100% एफडीआई आपको अलाउड है, 100% आप क्या करो, एफडीआई है, इन्वेस्ट करो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। आपको पता है 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड होते हैं जो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ब्राउनफील्ड होता है कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अगर आप पैसे लगा रहे हो। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर 100% इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू गवर्नमेंट रूट विद अप टू 49% वी ऑटोमेटिक रूट। अगर वी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ रहा है तो वो 49% तक कर सकता है। प्रोजेक्ट दिशा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए दिशा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है कि हमें एविएशन सेक्टर की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो दिशा प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है और किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फाइन। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने इन द बुक्स यूज़ करी है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं।
सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस सम प्रोविजंस ऑफ 97th अमेंडमेंट डीलिंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS2। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये केस सुन रहा था, जो कि 3 जजेस का बेंच था, जिसमें 2:1 मेजोरिटी वर्डिक्ट आया, जिसमें ये बोला है कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, उसको फेवर किया है। आपको पता है जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें हमने क्या किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया था। सो इट वॉज रिलेटेड टू द इश्यूज रिलेटेड टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, कुछ इसमें एक पार्ट था उसको स्ट्रक डाउन किया था, जिसका विच रिलेट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको पता होगा जब 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, कोर्ट ने क्या किया था, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है उसको क्या कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। और फिर पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है वो ऑपरेटिव हुआ जब कंसर्न मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से बोथ विद इन द वेरियस स्टेट्स एंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट। फाइन। तो गाइस देखो 97th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B को भी ऐड किया गया। फाइन। लेकिन ये बोलते था कि जो 9B जो है वो कंसर्न करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो वेरियस स्टेट्स में भी है विद इन या फिर यूनियन टेरिटरी। फाइन। 2 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, आपको पता ही होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब ही आपको पता होना चाहिए, मतलब कि उसके जो मेंबर्स होते हैं वही उनके कस्टमर होते हैं। फाइन। तो आपस में कोऑपरेट करके वो किसी सोसाइटी को चला रहे होते हैं। फाइन। एक बार हम ये पढ़ लेते हैं, आपको साथ समझ में आ जाएगा। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है वो 2011 में आया था, जिसमें हमने आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज C को भी ऐड किया था, जिसके अंदर ये फंडामेंटल राइट बन गया था कि हर एक बंदा है उसको राइट है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, और ये फंडामेंटल राइट है तो याद रखना। इसके अलावा हमने क्या किया था, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज DPSP में हमने क्या किया था, आर्टिकल 43B को भी ऐड किया था, जिसके अंदर क्या है, स्टेट क्या करती है, इवन लोगों को एनकरेज करती है कि हाँ आप कोई भी अगर अपने आप कुछ सोसाइटी बनाना चाहता है, वॉलंटरी फॉर्म करना चाहता है, वो प्रमोट कर सकता है, उसको अपने वे में फंक्शनिंग कर सकता है विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग कर सकता है, उसका कंट्रोल उसके पास है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 9B को भी इंसर्ट किया गया था, और पार्ट 9B के अंदर भी हमने आर्टिकल 243Z(H) से लेकर आर्टिकल 243Z(D) तक है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या चीज़ें आई थी। फाइन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोलता कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एज पर आर्टिकल 368 क्लोज 2। फाइन। आपको पता होगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कितने वे में कर सकते हैं, उसको अमेंड करने का कितना तरीका है। फाइन। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो उस वक़्त वो जो एक्ट था वो स्टेट लेजिस्लेचर से भी 1/2 से रेटिफाई करवाया गया था, ठीक है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट भी था। फाइन। इसलिए हमने उसको स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई किया। आपको पता है ना, एक तो सिंपल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई कराना पड़ता है। तो इसमें हमने स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई कराया था, सिंस इट डील विद द एंट्री विच वाज एन एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट। इसके अलावा जो आर्टिकल 368 है, ये आपको पता होगा कि पार्लियामेंट की पावर है कि इसको यूज़ करके पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। फाइन। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट एक्ट है एज पर एंट्री 32 इन लिस्ट 2nd ऑफ द 7th शेड्यूल। फाइन। इस रिगार्ड में बेंच ने नोट किया है कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए थे, आपको पता है 73rd में पंचायत आया था और 74th में क्या था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आया था, उनको भी स्टेट्स के द्वारा कॉर्पोरेशन रेटिफाई करवाया गया था। फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम अपनी रिपोर्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम यूज ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज इन वाटर सेक्टर रिलीज बाय द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। तो ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट के अंडर कवर होगी अंडर GS3। फाइन। देखो ये रिपोर्ट है दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज फॉर द वाटर सेक्टर इन इंडिया। देखो गैस, इसमें हम क्या करेंगे, जियो का मतलब क्या, अर्थ में कुछ हम उसकी एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे, जिससे हम वाटर का डाटा देखेंगे कहाँ कहाँ पे वाटर की रिजर्व्स हैं, या फिर और भी चीज़ें जो भी हमारी चीज़ के लिए ज़रूरी है, एग्रीकल्चर हो गया या फिर एनी अदर थिंग्स, इरिगेशन फैसिलिटी हो गया या फिर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, किसी चीज़ के लिए भी हमें अगर ज़रूरी है तो हम उस चीज़ का पता कराएंगे, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, मतलब कि वाटर सेक्टर में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इन इंडिया। ये इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है किसके द्वारा, बाय द एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्री, जो कि एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है सो दैट वो अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में बेटर क्लीन वाटर को क्या कर सके, मैनेज
मैनेज कर सकें। फाइन, अभी इस रिपोर्ट में क्या है, जो एज़ पर द रिपोर्ट जो जियो स्पेशल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग, मतलब कि आप सैटेलाइट यूज़ करके कुछ चीज़ों का पता लगा रहे हो, ठीक है, सर्वे कर रहे हो वाटर रिसोर्सेज का, उनको मैपिंग कर रहे हो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हमारे पास एक्वीफर प्रेजेंट है या फिर लेक्स प्रेजेंट है, इन सब का पता लगा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा GIS एंड स्पेशल एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो, बिग डाटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग, 5G, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन, तो ये सब चीज़ें जो आप टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, जिसको आप इफेक्टिवली इसलिए यूज़ कर रहे हो सो दैट जो हमारी इंडिया में वाटर क्राइसिस की बात चल रही है उसको हम कॉम्बैट कर सकें। फाइन, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से हम क्या करेंगे, कुछ डाटा को कलेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास वाटर के रिसोर्सेज हैं या एसेट्स हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं इफेक्टिव वे में। फाइन, मॉनिटर करेंगे और उनसे रिलेटेड हम किस तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, इन सब चीज़ों का हम प्लानिंग कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बना सकते हैं, सो दैट हम अच्छा जो भी हमें एक्शन लेना चाहिए वो हम ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत वेरियस मिशन चल रहे हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, अटल भूजल योजना जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इस हैव सेटअप प्रोजेक्ट्स यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। फाइन, अब इस रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशन है, सबसे पहले क्या है, इंटीग्रेट स्पेशल टेम्पोरल डाटा एंड टेक्नोलॉजी, इसको यूज़ किया जाएगा बाय वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट हम क्या कर सकें, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें, लोकल लोगों को भी, नेशनल लोगों को भी, और अपने डिसीजंस को अच्छा बना सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकें, ताकि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, तो जो यूज़र डिपार्टमेंट्स है वो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन को बिल्ड करेंगे, सो दैट हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और उनका आउटकम्स हम अच्छे से मतलब कि ले सकें, ठीक है। ये नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और आउटकम नहीं आ रहा, नहीं, ठीक है, हम एक अच्छा आउटकम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक नॉलेज पोर्टल को क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम केस स्टडीज़, बेस्ट प्रैक्टिसेस, टूल्स, इन सबको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। फाइन, एक सेकेंड गाइस, यस, तो आप देख सकते हो जरा जियो स्पेशल और वाटर सेक्टर इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले कुछ पॉलिसी मेकर्स होंगे, जैसे DST से, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इनको इंक्लूड करेंगे, जो क्या करेंगे, कुछ पॉलिसीज़ को बनाएंगे। पॉलिसी मेकर नाम से समझ में आ रहा है, कुछ हम पॉलिसीज़ को बनाएंगे सो दैट हम किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें इस सेक्टर में। सेकेंड है फंडिंग एजेंसी होंगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ADB हो गया, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो क्या करेगा, हमें फंडिंग प्रोवाइड करेगा और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा वाटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं उनको एनकरेज करेगा। इसके अलावा हम इसमें एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी इंक्लूड करेंगे, जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द वाटर। फाइन, नेक्स्ट है नेशनल जियो स्पेशल एजेंसी, जैसे NRC हो गया, इसरो हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, फॉरेस्ट सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, वो हमें कुछ डाटा जो कोर डाटा या अथेंटिकेटेड डाटा या जियो स्पेशल सर्विसेज इनके बारे में प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, जो जियो स्पेशल और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो हमें क्या, कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मतलब कि कुछ हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, आप वेरियस प्लेटफॉर्म से किस तरह से डाटा ले सकते हो, ये सब सर्विसेज और सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे। वाटर सेक्टर एजेंसीज, जैसे सभी पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज होंगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो क्या करेंगे, वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करेंगी, मैनेज करेंगे ग्राउंड वाटर लेवल्स को, डैम्स को, रिवर्स को, और क्या करेंगे, वाटर को प्रोवाइड करेंगे एज अ यूटिलिटी सर्विस। फाइन, तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। फाइन, नेक्स्ट है यूनेस्कोज हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर द ग्वालियर ओरछा लॉन्च्ड। फाइन, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी अंडर GS में। अभी क्या, जो ग्वालियर और जो ओरछा सिटी है, इसको सिलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा, किसके अंडर, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के अंडर, प्रोजेक्ट के अंदर, जो स्टार्ट हुआ था 2011 में। और इन दोनों को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फॉर द, सो दैट हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कर लिया, ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को हमने किस में सेलेक्ट किया है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। अब अगर हमने इसमें इसको सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है, अब हम इन दोनों सिटीज़ को वेल प्लान डेवलप करेंगे, इंक्लूसिव डेवलप करेंगे, सो दैट ये जो हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं इनको हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकें और इनके कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करके। इस प्रोग्राम का फोकस क्या होगा कि हम और लोगों को इन्वॉल्व करें, सो दैट हम इन दोनों सिटीज़ को प्रिजर्व कर सकें और लोगों में अवेयरनेस का लेवल पहुँचा सकें और इनोवेशन स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब
इसके अलावा क्या, अब जरा हम दोनों सिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वालियर एस्टेब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में और किस किस तरह रूल किया गया, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के द्वारा, तोमर्स के द्वारा, बघेल कछवाचों और सिंधियास के द्वारा। ग्वालियर अपने पैलेसेस के लिए जाना जाता है, टेम्पल्स के लिए, इंक्लूडिंग द वहाँ पे बहुत सास बहू का मंदिर टेम्पल है, उसके बारे में जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा ओरछा क्यों फेमस है, अगेन इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स एंड पैलेसेस, और ये बुंदेल किंगडम की कैपिटल होती थी 16th सेंचुरी में। फेमस कुछ इस टाउन के कुछ स्पोर्ट्स हैं, जैसे राजमहल हो गया, जहांगीर महल हो गया, रामराज टेम्पल हो गया, राय प्रवीण महल हो गया और लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया। इस रिलेटेड न्यूज़ में क्या किया है, जो इंग्लिश पोर्ट सिटी है किसकी, लिवरपूल की, उसको फिलहाल रिमूव कर दिया फ्रॉम द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिवरपूल की जो इंग्लिश पोर्ट सिटी है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ही रिमूव कर दिया गया, ये बोल के कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख रहे हैं तो हम इसको ओवर डेवलप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्लान्स फॉर अ न्यू फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है, इसके अलावा जो और साइट्स हैं जिसको पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइटल से ऑलरेडी मतलब कि रिमूव कर दिया गया, जैसे अभी हमने क्या बोला है कि लिवरपूल पोर्ट साइट को हम रिमूव कर चुके हैं, तो उसी तरह एक सेकेंड, यस, इससे पहले हम ऑलरेडी किस किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से लिस्ट में से रिमूव कर सके हैं। एक है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओमन, उसको हम 2007 में रिमूव कर दिया था। दूसरा है ड्रेसडेन एल्बे वैली जर्मनी की, जिसको हमने 2009 में रिमूव कर दिया था। अब आप ज़रा देख सकते हो कि अगर हम किसी भी सिटी को इसमें इंक्लूड करते हैं तो उसको किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम किसी भी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर देते हैं, जैसे ग्वालियर और ओरछा को, तो अब उस पर क्या क्या वर्क किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वहाँ के पैलेसेस हैं, जैसे मनसिंह पैलेस हो गया, गोरजी महल हो गया, सहस्त्रभोग टेम्पल हो गया, उनको रिस्टोर करेंगे और उनका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि उनका जो पेंट होगा सब उड़ चुका होगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो वहाँ की कार्विंग्स है, जैसे रॉक को कार्व करके बना रखे, पेंटिंग बना रखे, उसकी वॉल को और ज़्यादा क्लियर बनाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा हम वाइडन करेंगे। फाइन, इसके अलावा हम क्या करेंगे, गार्ड्स को पोस्ट करेंगे सो दैट हम साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, सो दैट वहाँ से कोई लोग कुछ चुरा ना सके जो वहाँ की पुरानी चीज़ है। फाइन, और जो कि फेमस है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टू टेक अप ₹2 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फाइन, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होने वाली है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। यू नो वेरी वेल कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। अगर सपोज करो मैंने 100 रुपये का लोन लिया बैंक से, ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट रेट लग गया 20 रुपया, और ये मैंने अब मुझे उतारने की बारी आ चुकी है, 2 साल बाद मुझे ये लोन को वापस देना था ना, तो मैंने उनको 100 रुपये वापस दिए बैंक को, ना 20 रुपये दिए 3 महीने तक। लाइक सपोज करो मुझे पैसा देना था उनको वापस जनवरी 2022 में, लेकिन मैंने उनको मार्च या अप्रैल 2022 तक नहीं दिया, मतलब कि मेरा ड्यू पीरियड 90 दिन से ऊपर हो गया, तो वो पैसा NP में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने ना प्रिंसिपल अमाउंट दिया ना इंटरेस्ट अमाउंट कुछ भी ना दिया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फाइन, तो अभी क्या है, देखो वैसे अब थोड़ा मेरी बात सुनना अच्छे से। आपको लगता है कि मैम नहीं पढ़ाती अच्छे से, तो इसका रीज़न क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है, देखो काफ़ी टर्म्स होते हैं वो डेली आती हैं, ठीक है। अब मैं डेली उस चीज़ को रिपीट करूँगी, देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द मैगजीन। फाइन, और अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फाइन, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ एक डेली करंट अफेयर्स की। मैं PhD कर रही हूँ, मेरे पास लिटरली टाइम नहीं होता, जिस वजह से मैं कुछ और टॉपिक भी नहीं स्टार्ट कर पाती। नहीं तो मेरा खुद मन करता है कभी टेस्ट सीरीज लेके आऊँ या NCERT स्टार्ट करूँ या फिर कोई एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, बट ड्यू टू ऑल दीज रीजंस मैं नहीं स्टार्ट कर पाती। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा कोऑपरेट किया करो, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ लाइक मुझे क्रिटिसाइज़ करने के अलावा आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप डेली रेगुलर होगे तो आपको धीरे धीरे टर्म समझ में आने लगेंगे। फाइन, तो खैर अभी क्या है, देखो अब NP बन गया, बैंक को लॉस हो गया, मतलब बैंक को 100 रुपये का तो लॉस हो ही गया। फाइन, अभी क्या होता है, बैंक को ये होता है कि मैं भी अपना पैसा रिकवर करूँगा। तो ARCs होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, वो बैंक की हेल्प करती हैं उसका पैसा रिकवर कराने में। अब ये पूरा तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो बोलेंगे चल मैं 80 रुपये आपका रिकवर करवा दूंगा 100 रुपये में, तो वो 80 रुपये ARCs कंपनी कहेंगे, वो 80 रुपये किसको दे देंगे, बैंक को, और अपने आप 80 रुपये रिकवर करेंगे उस पर्टिकुलर बंदे से। मैंने अगर उसके खाए हैं तो मेरे से रिकवर कर लेंगे। फाइन, तो सिंपल बात ये है कि NARCL दैट इज़ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मतलब कि ये कंपनी है वो पैसे बैंक के रिकवर कराएगी। फाइन, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इंडिया की डेप्ट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कि जो बैंकों का डेप्ट होता है उसको मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करती है, उनके जो NPS है उसको खरीद के। फाइन, जैसे भी बोला ये 80 रुपये में खरीद लेगी, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है, ARC की तरह एक्ट कर रही है, और इसको प्रपोज किया था ईयर के बजट में कि वो बैंक के इतने डेप्ट्स को खरीदने लगी। नियर अबाउट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा ये
बैंक के डेप्ट को खरीदने वाली है। फाइन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ARC का ऑब्जेक्टिव यही होता है ताकि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको बना के रखे और उनका बिजनेस अच्छे से चलता रहे। ठीक है। ARC एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंक के डेप्ट को खरीदता है। अभी मैंने आपको बताया एक म्यूचुअल एग्री वैल्यू में, जैसे दोनों 80 रुपये में मान गए। ठीक है। और फिर अपने आप कोशिश करती है कि उस पर्टिकुलर बंदे से उस डेप्ट को रिकवर कर सके। फाइन। ये कंपनी क्या करती है? 15% कैश में बैंक को पे करती है और 85% वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में पे करती है फॉर ट्रांसफर ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट। फाइन। अब ये आपको पता ही चल चुका है NARCL क्या है। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, NARCL क्या करेगी? मैनेज करेगी किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी एसेट को मैनेज करेगी खुद, उसको एनफोर्स करेगी, सेल भी कर सकती है उस पर्टिकुलर बंदे का। ठीक है। जो भी उसके अंदर पोसेशन में आ जाएगा। फाइन। NARCL क्या करेगी? अपने आप एसेट्स को मैनेज करेगी और फिर वो किसी भी, सपोज करो मैंने 100 रुपये खा लिए, अब वो क्या करेगी? मेरी गाड़ी उठा के ले जाएगी। ठीक है। अपने आप वो क्या करेगी? उसको सेल भी कर सकती है, मैनेज करेगी टू एनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर अदर इन्वेस्टर को, सो दैट वो अपने आप एसेट की वैल्यू खरीदेगी। ठीक है। अब वो क्या करेगी? उन लोगों को बुलाएगी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वो मेरी गाड़ी को ले जाएंगे। ठीक है। करंटली 8 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनके शेयर होल्डर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अपने इक्विटी स्टेक इस कंपनी में पिकअप करें, वाइल जो गवर्नमेंट है उसके इस कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है। इक्विटी मतलब कुछ भी शेयर नहीं है, लेकिन स्टिल वो क्या करती है? इट विल प्रोवाइड गारंटी अगेंस्ट लोन लॉसेस ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड बाय द NARCL। फाइन। नेक्स्ट है छोटी छोटी न्यूज़, that is the SMILE support for marginalized individual for livelihood enterprise scheme। SMILE स्कीम फॉर्मुलेट किसके द्वारा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसके अंदर कुछ और सब स्कीम्स हैं। ठीक है। जिसमें कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनस एंगेज इन द एक्ट ऑफ बैंकिंग। मतलब जो लोग भिखारी बने हुए हैं या फिर जो इस काम में एंगेज हैं तो उनको वो रिहेबिलेट करेगी इस स्कीम के अंडर। ठीक है। ये स्कीम क्या करेगी? हर एक चीज़ को कवर करेगी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स में, मतलब कि उन लोगों को वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करेगी विच आर एंगेज हु आर एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। इस स्कीम का फोकस ये रहेगा कि हमें उन लोगों को रिहेबिलेट करना है, उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके सपोर्ट के द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, लोकल अर्बन बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ या पंचायत, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड द अदर्स। फाइन। नेक्स्ट है UN सर्वे ऑन डिजिटल एंड द सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। अभी के लेटेस्ट जो UN ग्लोबल सर्वे है ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में इंडिया ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है इन ईज ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। मतलब कि इंडिया से नेपाल करो, इंडिया से पाकिस्तान जगह ट्रेड करिए तो उसमें ट्रेड में ईजी बहुत कर दिया है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। बाई एनुअल सर्वे मतलब कि एक साल में 2 बार सर्वे होता है। बाई एनुअल होता है कई से बाई एनुअल। ठीक है। इसका मतलब होता है 2 साल में एक बार। बाई एनुअल मतलब 1 साल में 2 बार हो रहा है। ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली डील करते हैं विद ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स, मतलब कि आपने ट्रेड को ईजी करने के लिए क्या मेजर्स लिए हैं। ठीक है। टेकन बाय द इंडिविजुअल कंट्रीज, ये सब देखते हैं। इस सर्वे में हम 58 फैक्टर्स देखते हैं कि किस तरह से आपने अपने ट्रेड को ईजी किया, सच एज आप इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन कर रहे हो, डिक्लेरेशन का पेपर वर्क को हटा रहे हो। ठीक है। ड्यूटीज़, फीस, इन सबको इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हो। हर चीज़ को एप्लीकेशन अगर रिफंड का वो भी सब इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हो। फाइन। इंडिया का जो रैंक है वो 2019 में 78.49% अप हुआ है, जो कि 2021 में बढ़ के कितना हो गया? 90.32%। ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। नेक्स्ट है एवियन फ्लू। अभी क्या इंडिया में पहला कोई रिपोर्ट कर दिया है जिसमें एक बंदे की डेथ हो चुकी है बर्ड फ्लू की वजह से, जो कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन होता है जो बल्कि बर्ड्स को इफेक्ट करता है। फाइन। बर्ड फ्लू या फिर इसको एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। ये डिजीज़ होती है विच इज कोज बाय द एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस, जो कि नेचुरली वाइल्ड बर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है। इस साल H5N8 और H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड्स में आइडेंटिफाई किया गया था। पर्सन टू पर्सन बर्ड फ्लू का जो स्प्रेड है वो वैसे इतना नहीं है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। लेकिन अगर आप कोई इन्फेक्टेड बर्ड के साथ रह रहे हो, चाहे वो मरा हो चाहे वो जिंदा हो, या फिर आप उसका कुछ मांस खा रहे हो, बर्ड को खा रहे हो, ठीक है, जैसे चिकन विकन खा रहे हो, तो उसके थ्रू आपको क्या हो सकता है? बर्ड फ्लू हो सकता है। नेक्स्ट है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, दैट इज़ आकाश NG एंड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है। अभी जो DRDO अपना, दैट इज़ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। एक तो अभी बता दिया MP-ATGM और दूसरा है एक न्यू वेरिएंट है किसका? आकाश सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल, सर्फेस टू एयर मिसाइल, दैट इज़ द आकाश NG। देखो ये जो दूसरी मिसाइल है दैट इज़ द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इंडिजिनियस डेवलप है, मतलब DRDO की तरह डेवलप की गई है, लो वेट है। ठीक है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, एक बार फायर करके आप भूल सकते हो। ठीक है। जिसको हमने अटैच की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई विद द
मिनीएचर इन्वर्टर स्टिकर विद द एडवांस, इसमें कुछ एवियोनिक्स भी हैं। इसके अलावा जो आकाश NG, इसकी रेंज 60 किलोमीटर की और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है 2.5 मैच। ठीक है। DRDO आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, 1958 में फॉर्म हुआ था। इसका विज़न ये है कि हमें इंडिया को एम्पावर करना है और अच्छी जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज हमें देनी है और हम डिफेंस सेक्टर या टेक्नोलॉजीज़ में अपने आप को इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने फर्स्ट P-75I सबमरीन टेंडर को इशू किया है। देखो प्रोजेक्ट 75I क्या करेगा, इसके अंदर आप क्या करोगे, जो हमारी 6 मॉडर्न सबमरीन्स हैं उसको हम इंडिया खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, जिसके अंदर इक्विपमेंट, वेपन्स, सेंसर सब कुछ इंक्लूड होंगे। इसके अंदर फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट होगा। ठीक है। तो 6 सबमरीन्स इंडिया की तरफ खुद डेवलप की जाएगी। अभी जो AIP टेक्नोलॉजी दैट इज़ द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट, ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, मतलब कि डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों सबमरीन्स को क्या करेगी, इकट्ठा करेगी कि वो अंडर वाटर रह सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। फाइन। अदर कंट्रीज़ जो AIP सिस्टम जिनके पास है, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन एंड रशिया के पास है। P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट क्या करेगी, ओवर इसकी जो कॉस्ट होगी वो $5.5 बिलियन से ज़्यादा होगी और ये पहला बार ऐसा होगा कि इंडिया क्या करेगी, इसको बोरो करेगी, एक्वायर करेगी थ्रू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोक्योरमेंट मॉडल। फाइन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी। सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद चाइना के पास अब हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन हो गई है जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। मैगलेव, इसको हम मैग्नेटिक लेविटेशन भी बोलते हैं। ये सिस्टम ऐसा होता है जिसमें जो व्हीकल होते हैं वो रेल ट्रैक्स पे भागते हैं कन्वेंशनल रेलवेज पे, लेकिन वो क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यूज़ करते हैं। लाइक ना वो कोयले से चल रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, वो जो ट्रेन है वो चल रही हैं फ्रॉम द यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, मतलब कि जो मैग्नेट्स हैं वो आपस में, आपको पता ना, अट्रैक्ट करती हैं। तो पूरे रास्ते में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे होंगे जो आपस में अट्रैक्ट करेंगे जिससे व्हीकल वो चलेगा। ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा जिसकी वजह से जो व्हीकल और गाइड वे के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, बहुत हाई स्पीड से चलेंगी और कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, एफिशिएंसी अच्छी होगी और नॉइस नहीं होगी। लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेस थे न्यूज़ में हम बड़ा पढ़ लेते हैं। ताइवान, रिसेंटली क्या ताइवान ने डिसाइड किया कि वो अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को सेटअप करेगा लिथुआनिया में, जो कि ताइवान को नाम को यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ ताइपी। फाइन। ताइवान कैपिटल है ताइपी की, आइलैंड है जो कि आइलैंड नेशन है विच इज़ लाइंग इन द साउथ चाइना सी अंडर द रिपब्लिक ऑफ चाइना। माओ जेडोंग्स कम्युनिस्ट आर्मी जब जीत गई थी ओवर द नेशनलिस्ट अंडर द शियांग, ये थोड़ी हिस्ट्री है इसकी, 1949 में जो माओ जेडोंग कम्युनिस्ट है वो जीत गई थी उसकी आर्मी ओवर द नेशनलिस्ट। ठीक है। तब जो चाइना का मेनलैंड था वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी वो ताइवान, मतलब ये ताइवान फिलहाल चाइना के कंट्रोल में, ये आपको पता होगा। ठीक है। इसके अलावा जो चाइना है वो खुद अभी भी ताइवान को क्लेम करती है, जिसकी वजह से जो ताइवान है वो अपनी स्ट्रेंथन करता है अपनी पार्टनरशिप विद द अदर डेमोक्रेसी, क्योंकि ताइवान खुद फ्री होना चाहता है, वो चाइना के अंडर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अदर डेमोक्रेसी के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाता है। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।